हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रोहित सिंघल और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देखो, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। ये जो स्टैंडर्ड है ये IAS 20 है और हम पढ़ रहे हैं ACCA के SBR के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो ये स्टैंडर्ड भी जो है FR के अंदर कवर्ड है, मतलब ऑलरेडी F7 के अंदर आपने पढ़ा हुआ होगा, बट कोई बात नहीं, हम तो वही बेसिक से इसको बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। इस स्टैंडर्ड में कुछ भी नया नहीं है, जो F7 में था बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे भी वही है, बस एक आध पॉइंट बिल्कुल छोटे से होंगे, बहुत इजी से वो यहाँ पे होंगे नए। हम तो लेकिन बेसिक से पढ़ेंगे। तो इस स्टैंडर्ड में पढ़ना क्या है, देखो नाम से समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट ग्रांट की तो अकाउंटिंग करनी है और गवर्नमेंट असिस्टेंस का डिस्क्लोजर देना है। तो मतलब गवर्नमेंट असिस्टेंस की अकाउंटिंग नहीं होगी, गवर्नमेंट असिस्टेंस का केवल क्या होगा, डिस्क्लोजर। वैसे सर गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या होती है? गवर्नमेंट असिस्टेंस होती है, देखो जब गवर्नमेंट कुछ देती है लेकिन उसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। जैसे गवर्नमेंट ने हमें कोई एडवाइस दी, ठीक है, हमारी फैक्ट्री के लिए सपोज करो गवर्नमेंट कोई पर्टिकुलर एडवाइस दे रही है, फैक्ट्री के लिए, लैंड परचेज करने के लिए, बिल्डिंग के लिए, मैन पावर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर एडवाइस दे रही है गवर्नमेंट, तो इसको वैल्यू नहीं करा जा सकता। ठीक है ना, किसी की भी एडवाइस की वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए गवर्नमेंट असिस्टेंस का केवल क्या होगा, डिस्क्लोजर होगा। सर और कोई एग्जांपल? जैसे गवर्नमेंट हमसे बोल रही है कि हम आपसे ही गुड्स को प्रोक्योर करेंगे। गवर्नमेंट ने हमें स्पेशल प्रिविलेज देके हमसे बोला कि हम आपसे ही गुड्स को प्रोक्योर करेंगे। गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई हम आपसे ही गुड्स को खरीदेंगे। ऐसा क्यों बोल रही है? मान लो कि हमारे गुड्स स्पेशली एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, या वुमेन जो है उन्होंने वो गुड्स बनाने के अंदर काफ़ी मतलब उन्होंने गुड्स बनाए हैं तो कुछ भी रीज़न हो सकता है, रीज़न पे हम नहीं जाएंगे, बट गवर्नमेंट हमें स्पेशल राइट्स दे रही है कि वो प्रोक्योरमेंट हमसे ही करेगी, तो हमारे लिए फ़ायदे वाली बात है। लेकिन इसकी वैल्यू तो निकाला नहीं जा सकता कि, और प्रोक्योरमेंट अगर कर रही है तो भाई हमारी भी तो कॉस्ट लग रही है ना उसके अंदर, तो ये कोई प्रॉफिट तो है नहीं पूरा का पूरा, बट कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा हो ही रहा है। तो इसलिए जिस चीज़ की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप एग्जैक्टली उस चीज़ को बोलते हैं गवर्नमेंट असिस्टेंस। और गवर्नमेंट ग्रांट मतलब जिस चीज़ की वैल्यू निकाली जा सकती है। जैसे गवर्नमेंट ने बोला आप लैंड परचेज करो, हम आपको लैंड के बदले पूरा पैसा रिम्बर्स कर देंगे। ठीक है, हम आपको पूरा पैसा रिम्बर्स कर देंगे लैंड के बदले। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, कुछ भी इस तरीके से परचेज करो तो हम आपको पैसा दे देंगे। या गवर्नमेंट ने बोला आप अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दो, हम उस ट्रेनिंग के बदले जो भी कॉस्ट लगेगी, जो भी आप ट्रेनिंग कॉस्ट लगाओगे वो पूरा रिम्बर्स कर देंगे। ठीक है, तो मान लो हमने 1 लाख की ट्रेनिंग कॉस्ट खर्च करके और अपने स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, तो गवर्नमेंट बोल रही है हम आपको उसके बदले पैसा दे देंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट बोलेंगे। तो इस स्टैंडर्ड में गवर्नमेंट ग्रांट की तो क्या होती है, अकाउंटिंग, बट गवर्नमेंट असिस्टेंस का केवल क्या होता है, डिस्क्लोजर होता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सर गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में और डिस्कस करें कि गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं बुक्स में, कब रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना मतलब। तो गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक है, जैसे कोई लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड ग्रांट हो गई, कोई स्टाफ ट्रेनिंग, गवर्नमेंट ने बोला ये मटेरियल परचेज कर लो, हम आपको पैसे दे देंगे इसके बदले। ठीक है, पूरे के पूरे, या 50% पैसे दे देंगे, 40% पैसे दे देंगे। तो इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे हम, या कब करेंगे? रिकॉग्नाइज करने की 2 कंडीशंस हैं। ठीक है, रिकॉग्नाइज करने की 2 शर्तें हैं। पहली कंडीशन क्या है कि गवर्नमेंट ग्रांट जो है, जो मिल रही है वो मिलती है, कोई ना कोई गवर्नमेंट उसके साथ कंडीशन अटैच करती है। जो कंडीशन गवर्नमेंट अटैच कर रही है उस ग्रांट को देने के लिए, वो कंडीशन हम फुलफिल कर रहे हैं या कर देंगे, हमें 100% श्योरिटी है। और साथ में
गवर्नमेंट हमें ग्रांट देगी, ये बिल्कुल सर्टेन है अगर वो हम कंडीशन पूरी कर देंगे तो जब ये दोनों की दोनों कंडीशंस एक साथ पूरी होगी तब हम गवर्नमेंट ग्रांट को अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे। ये क्या मतलब हुआ सर इसका? आप सिंपल एग्जांपल समझो। आप छोटे बच्चे थे जब, ठीक है, आप 10th में पढ़ते थे, ठीक है, तो सबके साथ ऐसा होता था कि अपने फादर आते थे और बोलते थे कि चल बेटा तेरे को है ना हम बाइक दिलाएंगे अगर तेरी परसेंटेज सपोज कर 80% से ज़्यादा बन गई तो। ऐसा सुना होगा, घर वाले बोलते हैं ना बाइक दिलाएंगे, स्कूटी दिलाएंगे, एक्टिवा दिलाएंगे। तो हमने कहा ठीक है पापा, बिल्कुल बढ़िया बात है। अब जैसे ही पिताजी बाहर निकलेंगे, ठीक है, रूम से, तो क्या हम खुश हो जाएं इस बात को सुन के कि पापा ने बोला कि 80% से ऊपर आएंगे तो बाइक मिल जाएगी? अब ये 80% क्या है? एग्जाम में आने चाहिए मार्क्स। ये क्या है? एक कंडीशन है, ठीक है। तो सबसे पहले खुश कब होंगे हम? खुश तब होंगे जब हम बिल्कुल सर्टेन है कि यार 80% से ऊपर मार्क्स हमारे आ जाएंगे, तब हम बिल्कुल खुश हो रहे हैं। हमें लगता है कि यार एग्ज़ाम बिल्कुल पास में आने वाले हैं या अभी काफ़ी टाइम बाकी है, लेकिन मेरी तैयारी हम इस तरीके से कर रहे हैं कि 80% से ऊपर किसी भी केस में आएंगे ही आएंगे, तो हम बहुत खुश हो जाएंगे ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। लेकिन फिर भी है ना हम पूरे तरीके से खुश नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा भी पास्ट में हुआ है, जैसे 8th क्लास में हुआ था हमारे साथ, 7th में हुआ था कि घर वालों ने पहले भी कुछ प्रोमिस करे थे कि 80% से ऊपर आ जाएंगे तो तेरे को साइकिल दिलाएंगे या फिर ये दिलवाएंगे, ठीक है, यहाँ पे घूमने ले जाएंगे, बट वो कभी प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ, ठीक है। तो हम लेके तो आ गए मार्क्स 80% से ऊपर, लेकिन घर वालों ने हमें साइकिल दिलाई नहीं, ठीक है। तो ऐसा भी कई बार हुआ होगा। इसलिए हम अभी भी उस बात को लेके शक में है थोड़ा, ठीक है, कि यार 80% से ऊपर तो चलो आ जाएगी हमारी, लेकिन सर्टेन नहीं है कि घर वाले बाइक दिलाएंगे। हमें तो लग रहा है अनसर्टेन है। तो बताओ जरा, हम रिकॉग्नाइज कर ले, मतलब अपनी जो खुशी है बाइक पूरी दुनिया के अंदर बता दें कि मिलने वाली है? नहीं बताएंगे, ठीक है। इसी तरीके से बिल्कुल सेम यहाँ पे एग्जांपल समझो। गवर्नमेंट कंडीशन अटैच करती है तो पहली बात तो वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने बोला हम आपको लैंड परचेज करने के लिए 60% ग्रांट देंगे, 60% पैसा देंगे सपोज करो, तो कंडीशन क्या है कि लैंड परचेज करोगे। तो हमारी कंडीशन क्या है कि लैंड परचेज करना। अगर हमें लगता है कि हम लैंड परचेज करेंगे तब तो हमें इस ग्रांट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। लेकिन दूसरी कंडीशन देखो पहले, अगर हम लैंड परचेज कर लेंगे और लैंड परचेज करने के बाद वैसे हम एलिजिबल हैं 60% ग्रांट के लिए, लेकिन हमारे मन में अनसर्टेनिटी है कि गवर्नमेंट ग्रांट तब भी देगी या नहीं देगी। हो सकता है कि गवर्नमेंट का मन बदल जाए, हो सकता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल जाए, हो सकता है कि गवर्नमेंट खुद ही चेंज हो जाए। ऐसा होता है ना कि गवर्नमेंट चेंज हो जाती है कई बार, ठीक है। पहले किसी और पार्टी की गवर्नमेंट थी, अब नई पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, तो उसने कहा भाई हमें कोई मतलब नहीं, आपकी पुरानी गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया होगा, हमें तो कोई मतलब नहीं है, हम तो फुलफिल नहीं करेंगे। तो अगर आपको नहीं लगता दोनों कंडीशन अगर एक साथ पूरी हो रही हो तो ही हमें ग्रांट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए बुक्स में। पहली कंडीशन क्या है कि जो कंडीशन अटैच हो रही है वो फुलफिल होनी चाहिए। जैसे स्टाफ की ट्रेनिंग को बोल रहा है ना, गवर्नमेंट बोल रही है कि स्टाफ की ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, हम आपको 60% पैसा देंगे, तो हम स्टाफ की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे, 100% हमारे अंदर श्योरिटी है, हम उसको फुलफिल कर देंगे। और दूसरी बात क्या कि ग्रांट मिलनी भी चाहिए, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ रहा हो। अब आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा प्रूडेंस इन्वॉल्व है, ठीक है, प्रूडेंस इन्वॉल्व है। प्रूडेंस किस तरीके से इन्वॉल्व है कि हम अचानक से, मतलब पहले से ही इनकम बुक नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा सोच समझ के संभल के, ठीक है ना, फिर इनकम बुक कर रहे हैं, गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं,
अपनी बुक्स में। अब सर कैसे रिकॉग्नाइज करें, अब ये भी बताओ। देखो गवर्नमेंट ग्रांट को दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है। सर कौन कौन से दो पार्ट? एक तो होती है ग्रांट रिलेटेड टू असेट्स और एक होगी ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। सर ग्रांट रिलेटेड टू असेट्स मतलब कि गवर्नमेंट ने कोई असेट्स खरीदने के लिए हमें ग्रांट दी है, तो जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर्स, ये खरीदने के लिए हमें ग्रांट मिली है। मान लो स्कूल में कंप्यूटर खरीदने के लिए ग्रांट मिली है कि स्कूल में कंप्यूटर लैब्स बनाओ, ठीक है, डिजिटल करो स्कूल को। तो ये क्या हो गया सारा का सारा? ये हो गया ग्रांट रिलेटेड टू असेट्स। अब इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कितने तरह के हो सकते हैं? दो तरह के हो सकते हैं। पहला कि हम इसको असेट की कॉस्ट में से रिड्यूस कर दें, क्या बोलेंगे इसको? मेथड 1। दूसरा तरीका हम असेट की कॉस्ट में से रिड्यूस ना करें, बट इस ग्रांट को जो मिल रही है उसको डेफर्ड इनकम मान ले, जितनी भी ग्रांट मिल रही है, और उसको धीरे धीरे सिस्टमेटिक बेसिस पे पीएनएल में क्रेडिट करें ऑन द यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स। जो भी असेट्स है उसकी लाइफ ऑफ असेट्स के रेशो में डिवाइड करें। सर क्या मतलब है? देखो मान लो हम असेट की कॉस्ट में से रिड्यूस वाला तरीका फॉलो करते हैं। अब मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको ना, इन दोनों मेथड को मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो हम मान लो असेट्स की कॉस्ट में से रिड्यूस करेंगे और हमने सपोज करो असेट्स जो है प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, कितने की? 5 लाख की, जिसकी जो लाइफ है वो है सपोज करिए 4 इयर्स की, और गवर्नमेंट हमें ग्रांट दे रही है कितने की? 1 लाख की, ठीक है। अब हमें इसकी जनरल एंट्री पास करनी है। हम क्या है एक साथ सारा ट्रीटमेंट समझेंगे ना, जनरल एंट्री वगैरह सब कुछ समझ लेंगे, जिससे जनरल एंट्री वैसे अपने कोर्स में होती नहीं है, बट फिर भी जनरल एंट्री करने से अपन को कॉन्फिडेंस आता है। तो बताओ, जैसे आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, इसकी क्या एंट्री पास करोगे? सर सिंपल एंट्री है, प्लांट एंड मशीनरी टू बैंक, कितने से? 5 लाख से, ठीक है। गवर्नमेंट ने 1 लाख की ग्रांट दे दी, तो एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, कितने से? 1 लाख से। फिर क्या करेंगे? फिर जो ग्रांट है उसको असेट की कॉस्ट में से कम कर देंगे। तो एंट्री क्या बननी चाहिए बताओ? ग्रांट मिल गई, असेट की कॉस्ट 5 लाख है, तो गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, कितने से? 4 लाख से। क्लियर? और अब हम इस पे असेट पे डेप्रिसिएशन लगा देंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, कितने से? देखो असेट की कॉस्ट थी 5 लाख, 5 लाख में से 1 लाख ग्रांट की वैल्यू लेस हो गई, 4 लाख बचा। 4 लाख डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स, तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना चला जाएगा? 1 लाख का चला जाएगा। ऑब्वियसली ये डेप्रिसिएशन बाद में कहाँ चला जाएगा? पीएनएल में, पीएनएल टू डेप 1 लाख से। और बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो असेट्स कितने की रिकॉर्ड हो जाएगी बताओ? 5 लाख की प्लांट एंड मशीनरी पहले थी, 1 लाख का गवर्नमेंट ग्रांट कम कर दिया, 1 लाख का डेप्रिसिएशन कम कर दिया, तो बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी कितने की आ जाएगी? 3 लाख की आ जाएगी, ठीक है। तो एक ये तरीका हो गया कि असेट की कॉस्ट में से हमने रिड्यूस कर दिया। सर दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये है, देखो सिंपल, कि हम इसको डेफर्ड इनकम मान ले, ठीक है। कौन सा चल रहा है? असेट रिलेटेड टू ग्रांट, ग्रांट रिलेटेड टू असेट्स
और उसमें हम डेफर्ड इनकम मानने जा रहे हैं। ठीक है, तो असेट परचेज करते समय एंट्री क्या होगी, सेम, प्लांट एंड मशीनरी टू बैंक 5 लाख से, बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट अब की बार क्या दिखाएंगे, देखो गवर्नमेंट ग्रांट ना लिख के यहाँ पे लिख देते हैं टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। कितने से, 1 लाख से। अब की बार ये एंट्री पास नहीं होगी, मतलब असेट्स की वैल्यू हम कम नहीं करेंगे, तो ये डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को हम पीएनएल में डालेंगे। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को हम पीएनएल में क्रेडिट कर देंगे। क्या पूरी कर देंगे, नहीं, एक साथ पूरी नहीं करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स करेंगे। तो लाइफ ऑफ असेट्स कितनी है, लाइफ ऑफ असेट्स है 4 ईयर्स, और ग्रांट कितने की है, 1 लाख की। तो 25,000 का ग्रांट को हम पीएनएल में डाल देंगे। ठीक है, 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, समझ गए होंगे। फिर डेप्रिसिएशन लगा देंगे असेट्स पे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, 5 लाख की। कोई वैल्यू कम हुई क्या, नहीं, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 4, तो 1,25,000 का डेप्रिसिएशन पीएनएल में चला जाएगा। अगर आप ध्यान से पीएनएल को देखोगे, ठीक है, तो इधर बनाता हूं, देखो इसका पीएनएल, या चलो इधर बनाते हैं, इधर थोड़ी सी जगह पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर इस केस में आप पीएनएल देखोगे तो 25,000 तो क्रेडिट हुआ है पीएनएल में, ये गवर्नमेंट ग्रांट जो डेफर करी थी उसको हमने थोड़ा सा पीएनएल में डाला, असेट्स की लाइफ के रेशो में डालेगा ये। और डेप्रिसिएशन क्या हुआ है, डेबिट हो गया। तो आपका एक तरीके से कितना खर्चा डेबिट हो गया, 1 लाख का खर्चा डेबिट हो गया। क्या पहले भी पीएनएल में 1 लाख ही गए थे क्या, चेक कर लो, पूरे एग्जाम्पल में पीएनएल में केवल 1 लाख ही गए थे। तो सर दोनों केस में आंसर क्या आता है, सेम आता है। कोई सा भी तरीका फॉलो कर लो। हमें कौन सा करना होता है एग्जाम में, हमें वो है ना जनरली क्या करता है, दोनों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछता है कि बताओ पॉसिबल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होते हैं, दोनों की दोनों बताओ। ठीक है, अगर हम इस केस में बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करेंगे तो बताओ बैलेंस शीट में क्या करोगे आप, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो एक तो हम असेट्स लिख देंगे, मतलब वो प्लांट एंड मशीनरी हमारी 5 लाख की थी, 5 लाख में से डेप्रिसिएशन लग गया 125 का, तो कितना बच गया 375। ठीक है, असेट्स लिख दी। और एक हम लिख देंगे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, लेकिन ये आएगी लाइबिलिटी में। असेट्स तो प्लांट एंड मशीनरी तो ऑब्वियसली असेट्स में आएगी, लेकिन डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट किस में आएगी, लाइबिलिटी में आएगी। तो लाइबिलिटी 1 लाख हमने ये डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में डाला था, क्रेडिट किया था, बट 25,000 डेबिट हुआ, तो क्रेडिट का बैलेंस कितना बच गया 75,000। क्रेडिट मीन्स क्या होता है, लाइबिलिटी, तो 75,000 लाइबिलिटी में आ गया। अब आप ध्यान से देखोगे तो बैलेंस शीट में भी क्या हुआ है, नेट असेट्स कितने की आई है, 375 माइनस 75 कितना आ गया, 3 लाख का नेट असेट्स आ गया। और इधर भी 3 लाख का ही नेट असेट्स आया था। तो देख रहे हो, चाहे असेट्स को कॉस्ट रिड्यूस करके दिखाओ, चाहे डेफर्ड इनकम में दिखाओ, दोनों मेथड से आंसर क्या आ रहा है, सेम आएगा। बिल्कुल इफेक्ट बैलेंस शीट और पीएनएल पे बिल्कुल सेम पड़ेगा, बस प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। बस किसका डिफरेंस है, प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। क्योंकि हम असेट्स की कॉस्ट में से रिड्यूस कर देते हैं गवर्नमेंट ग्रांट जो मिलती है, तो उसे कहते हैं हम यहाँ पे कौन सा फॉलो कर रहे हैं मेथड, नेट मेथड फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि हम असेट्स की कॉस्ट को रिड्यूस नहीं करते, असेट्स की कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट पे आती है, बस डेप्रिसिएशन लेस होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस मेथड भी बोल सकते हैं। बुक्स में लिखा हुआ नहीं होता, बट कभी कभार कोई अलग से बुक होती है, जैसे इंडेस की बुक पढ़ रहे हो तो आप उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाता है कई बार, तो कंफ्यूज मत होना, ये बोलता है नेट मेथड, वो बोलता है ग्रॉस मेथड। ठीक है, मतलब देखो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम गवर्नमेंट ग्रांट को जैसे डेफर्ड इनकम केस में क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे पीएनएल में लेके जा रहे हैं, मतलब हम अक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कि जिस रेशो में एक्सपेंस है उसी रेशो में
उसी रेशो में क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट पीएनएल में जा रही है। जैसे डेप्रिसिएशन देखो, डेप्रिसिएशन कितने साल में डिवाइड हो रहा है, 4 ईयर में, और गवर्नमेंट ग्रांट भी कितने साल में डिवाइड हो रही है, 4 ईयर में। ठीक है, तो मतलब हम इनकम और एक्सपेंसेस की एक तरीके से मैचिंग कर रहे हैं। अक्रूवल कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम क्या होता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो हम मैचिंग कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे फॉलो करते हैं। समझ गए आप? तो सिंपल पॉइंट है। तो हमने क्या पढ़ा, अगर ग्रांट रिलेटेड टू असेट्स है तो उसका कैसा ट्रीटमेंट होगा कि एसेट्स की कॉस्ट में से रिड्यूस कर सकते हैं या डेफर्ड इनकम में शो कर सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी तरीका फॉलो करेंगे जो हमें एग्जाम में बोलेगा। अब देखो, अब हम आते हैं किस पे, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम पे। इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं GRI। जैसे इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं GRA। GRI मतलब क्या है, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। तो इसमें क्या करेंगे सर, इसमें जैसे आप कोई भी एक्सपेंस करते हो तो एंट्री क्या पास करते हो, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, जब भी कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी तो एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। वही बस इसको नाम क्या देंगे, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, आप इसको ज़्यादा बढ़िया नाम सीधा सीधा ये दो, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, और इसको हम धीरे धीरे इस एक्सपेंस के रेशो में पीएनएल में डालते रहेंगे। ठीक है, तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, और एक तरफ एक्सपेंस भी पीएनएल में चला जाएगा। ठीक है, पीएनएल में जाएगा तो एक्सपेंस क्या एंट्री हो जाएगी, पीएनएल टू एक्सपेंस। तो पीएनएल के डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, कि एक्सपेंसेस आ जाएंगे, और पीएनएल के क्रेडिट साइड में आ जाएगा क्या, डेफर्ड ग्रांट आ जाएगा। ठीक है, अब इनको हम ज़्यादा समझते हैं आगे थ्योरी और एग्जाम्पल्स पढ़ के। ये मैंने आपको समझा दिया कि चैप्टर में 90% तो बात यही है। तो ये मतलब स्टैंडर्ड यहाँ तक 90% तक खत्म हो गया है। क्लियर? 10% बाकी है, बस रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट बताना है। तो वो कुछ एग्जाम्पल्स करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो देखो, गवर्नमेंट ऑफन प्रोवाइड मनी, अब हम बुक से फॉर्मल रीडिंग कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट कई बार पैसा प्रोवाइड करती है, इंसेंटिव्स देती है, किसी भी रीज़न की वजह से दे सकती है, एक्सपोर्ट के लिए दे सकती है, एम्प्लॉयमेंट के लिए दे सकती है। तो गवर्नमेंट की ग्रांट रेवेन्यू ग्रांट हो सकती है और कैपिटल ग्रांट भी हो सकता है। रेवेन्यू ग्रांट मतलब जैसे सैलरी के लिए पेमेंट करने के लिए दे दिया, ट्रेनिंग कॉस्ट जैसे बताया, और कैपिटल ग्रांट मतलब असेट्स परचेज करने के लिए ग्रांट मिल गई। तो हम लोग कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं जनरली पूरे स्टैंडर्ड में, प्रूडेंस और अक्रूवल। ठीक है, कि जैसे हमने बताया गवर्नमेंट ग्रांट को तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती, और एक सर्टेनिटी है, एक रीजनेबल अश्योरेंस है कि ग्रांट मिल जाएगी। तो जब ये दोनों कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई होगी, एंड लगा हुआ है ना बीच में, तो ही हम गवर्नमेंट ग्रांट को अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और एक्सपेंडिचर के साथ मैच होना चाहिए ये। तो अब गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। गवर्नमेंट मतलब जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज कोई भी गवर्नमेंट की बॉडी हो गई, लाइक आप कह सकते हो PWD डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ठीक है, CBI वगैरह, ये सब क्या होता है, गवर्नमेंट की एजेंसीज होती है। ऐसे ही लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायत या लोकल अथॉरिटीज़, म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है। नेशनल गवर्नमेंट जानते हो आप हर कंट्री की, जैसे अपने यहाँ पे मोदी या फिर कांग्रेस है, जो भी है। इंटरनेशनल गवर्नमेंट क्या हो गया, जैसे इंटरनेशनल बॉडीज़ लाइक WHO, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, यूनिसेफ एसेट्रा, है ना, ठीक है। गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या होती है, वो एक्शन जिसमें कोई कंडीशंस वगैरह होती है बट कोई वैल्यू नहीं कर सकते इसको, है ना, विच कैन नॉट बी वैल्यू। मेन बात क्या है, वैल्यू का इशू है। तो गवर्नमेंट असिस्टेंस को केवल क्या करते हैं हम, डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या दे रखा है, ग्रांट ऑफ लोकल ऑपरेटिंग लाइसेंस। हमें किसी प्रोडक्ट को बेचने का हमारे एरिया में लाइसेंस मिल गया, तो अब उस लाइसेंस की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप कि उस लाइसेंस से आपको कितने का फ़ायदा हो रहा है,
कितने की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। और गवर्नमेंट ग्रांट्स आर असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज टू एंटिटी इन द रिटर्न फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लाइंस विद सर्टेन कंडीशंस। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि गवर्नमेंट ग्रांट क्यों मिल रही है कि हम एक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे इन रिटर्न फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लाइंस विद सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। या तो वो कंडीशन फ्यूचर में सेटिस्फाई करनी पड़ेगी या हम कर चुके होंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया दो तरह की ग्रांट होती है, एक तो असेट्स रिलेटेड ग्रांट और एक कौन सी, इनकम रिलेटेड ग्रांट। तो पहले हम असेट्स रिलेटेड ग्रांट का देख लेते हैं वापस से। तो मेथड 1 क्या था कि हम कॉस्ट में से रिड्यूस कर सकते हैं ग्रांट्स को, ठीक है, और फिर जो बची हुई वैल्यू है उस पर डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है मेथड, कि हम इसको ग्रांट को डेफर्ड इनकम दिखा सकते हैं और धीरे धीरे पीएनएल में ट्रांसफर कर सकते हैं ओवर द लाइफ ऑफ असेट्स। तो हमने ये पढ़ा था ग्रांट रिलेटेड टू असेट्स। अब ये जो क्वेश्चन है ये एफआर की बुक में है, F7 की बुक में, तो मैंने ये क्वेश्चन वहीं से लिया है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। एन एंटिटी ओपन्स अ न्यू फैक्ट्री एंड रिसीव अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 15,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट कॉस्टिंग 1 लाख। इट डेप्रिशिएट ऑल द प्लांट एंड मशीनरी एट 20% पर एनम स्ट्रेट लाइन। तो क्या बोल रहा है कि एक कंपनी ने नई फैक्ट्री ओपन करी है, उसको गवर्नमेंट ग्रांट मिल भी गई है, रिसीव भी हो गई है, ठीक है। और क्यों मिली है, क्योंकि उसने एक इक्विपमेंट खरीदा है जिसकी कॉस्ट कितनी है, 1 लाख की है, और ग्रांट कितने की मिली है, 15,000 की। डेप्रिसिएशन लगाना है 20% स्ट्रेट लाइन मेथड। आपको बोल रहा है शो द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रांट इन द फर्स्ट ईयर अंडर बोथ द मेथड्स। तो पीएनएल और बैलेंस शीट बना के बतानी है फर्स्ट ईयर की, दोनों मेथड के हिसाब से, ठीक है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, बट फिर भी मैं एक बार आपको करवा देता हूं। तो मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 में क्या करेंगे अपन, कॉस्ट में से रिड्यूस कर देंगे। जनरल एंट्री पास करके देख लें, ठीक है। हमने एक असेट्स खरीदी कितने की, 1 लाख की। इक्विपमेंट खरीदा है, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। डेट है नहीं क्वेश्चन में, वरना डेट भी यूज कर लेते। सेकेंड एंट्री, हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली 15,000 की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट 15,000 से। इस गवर्नमेंट ग्रांट को हम असेट्स की वैल्यू में से कम करेंगे, तो गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 15,000 से। फिर बची हुई वैल्यू पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी कितने पे, 85,000 हो जाएगा। 1 लाख में से 15,000 लेस कर देंगे, उस पर 20% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कितना होता है 17,000, 17,000 का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है। और ये जो डेप्रिसिएशन है ये ऑब्वियसली कहाँ चला जाएगा, पीएनएल में चला जाएगा, ठीक है। 1 मिनट है ना। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, बैलेंस पहले पीएनएल बना लेते हैं, ठीक है, मेथड 1 के अंदर ही। तो पीएनएल में केवल क्या आएगा बताओ, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। एक्सपेंस के अंदर आ जाएगा ऑब्वियसली, कितने का, 17,000 का आ जाएगा। अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो असेट्स कितने की आ जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी, मतलब 1 लाख की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी, 15,000 की वैल्यू यहाँ पे कम हो गई और 17 की यहाँ पे कम हो गई है ना, 2 बार कम हो गई, एक तो डेप्रिसिएशन की रीजन की वजह से और एक गवर्नमेंट ग्रांट की रीजन की वजह से। तो 15 68,000 की प्लांट एंड मशीनरी रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं मेथड 2 पे। मेथड 2 में क्या होगा,
हम कॉस्ट में से रिड्यूस ना करके जो भी ग्रांट मिली है उसको डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट दिखा के और धीरे धीरे P&L में असेट्स की लाइफ के रेशियो में क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो पहली एंट्री सेम हो जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी टू बैंक, कितने से 1 लाख से। दूसरी एंट्री सेम हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बस डिफरेंस आ जाएगा टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट लिख देंगे, यहाँ पे डेफर करेंगे ना इसलिए। थर्ड एंट्री बताओ होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, असेट्स की कॉस्ट में से रिड्यूस थोड़े करेंगे। फोर्थ एंट्री डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को P&L में ट्रांसफर करेंगे। क्या पूरा कर देंगे क्या? नहीं सर, पूरा नहीं करेंगे, 1/5 करेंगे। ठीक है ना, असेट्स की लाइफ कितनी है? 5 साल है, तो कितना करेंगे ट्रांसफर? 3000 ही करेंगे। फिफ्थ एंट्री असेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 लाख, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है? और ऑब्वियसली ये डेप्रिसिएशन कहाँ चला जाएगा? P&L में चला जाएगा। ठीक है, 20,000 से। तो अगर आप P&L देखो तो अब आपके P&L में क्या हुआ? एक तो गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट हो गई 3,000 से और एक डेबिट हो गई 20,000 से, मतलब डेप्रिसिएशन डेबिट हो गया। ठीक है, तो मेथड 2 में क्या होगा? P&L जब बनाएंगे तो डेप्रिसिएशन तो 20,000 से डेबिट हो गया ऑब्वियसली, और गवर्नमेंट ग्रांट, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट क्या हो गई? 3,000 से क्रेडिट हो गई। तो अगर आप नेट देखो तो नेट अपने पास 17,000 का क्या हो रहा है? डेबिट, जो पहले मेथड में भी सेम था। ठीक है, बस प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। बैलेंस शीट में असेट्स के अंदर प्लांट एंड मशीनरी आएगी, वो कितने से आएगी? 1 लाख माइनस केवल डेप्रिसिएशन 20,000, तो कितना हो जाएगा? 80,000। और डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट कितने से आएगा? टोटल गवर्नमेंट ग्रांट कितने की मिल रही है? 15,000 की। 15 में से 3 तो P&L में चला गया, तो कितना बच गया? 12, है ना। बट ये क्या आएगी? लाइबिलिटी में। अब इसमें आप थोड़ा सा एक ध्यान देने वाली बात यह है कि सर ये लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी होगी, करंट की नॉन करंट? ठीक है, अब देखो, क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर में भी डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है ना, इक्वल अमाउंट लग रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो नेक्स्ट ईयर में भी मतलब जैसे इस साल 3,000 P&L में गया था, तो अगले साल भी 3,000 डेफर्ड ग्रांट में से P&L में जाएगा, और 9,000 क्या है, फिर उसके अगले साल 3,000 जाएगा, ऐसे ऐसे करके जाएगा ना। तो ये लाइबिलिटी तो आएगी करंट लाइबिलिटी, और ये जो होगी वो होगी नॉन करंट लाइबिलिटी। समझ गए बात को? क्योंकि ये तो P&L में नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा, और ये धीरे धीरे 1 साल बाद P&L में जाएगा, 1 साल बाद, फिर उसके बाद 3,000, फिर 3,000, फिर 3,000। ठीक है, तो ऐसे करके डिवाइड करते हैं। अगर आप देखो नेट इम्पैक्ट 80 माइनस 12 कितना आएगा? 68। दोनों जगह पे सेम आ रहा है इम्पैक्ट, सही है क्या? ठीक है, तो मेरे हिसाब से कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है जो अपन ने पढ़ा अभी। इसका आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो, ये सॉल्यूशन है, बट कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया। ठीक है, चाहो तो देख लेना, वही सब लिखा हुआ है। अब अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन जो हमने किया था ये F7 की बुक से था। अब हम एक क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो किसकी बुक से होगा? ये होगा SBR की बुक से। क्या है कि SBR की बुक में गवर्नमेंट ग्रांट का एक ही क्वेश्चन मिला मेरे को, है ना, इसलिए तो वो मैंने इधर डाल दिया। ये क्वेश्चन बट अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना। ऑन 1 जून 2001 Clock received written confirmation from a local government agency that it would receive a $1 million grant towards the purchase price of new office building. Clock कंपनी को लोकल गवर्नमेंट से, मतलब म्यूनिसिपैलिटी से, एक रिटर्न में, लिखित में कंफर्मेशन मिल गया कि भाई आपको 1 मिलियन की ग्रांट मिल जाएगी। ठीक है, क्यों मिलेगी? क्योंकि आप एक ऑफिस बिल्डिंग परचेज करोगे। तो grant become receivable on the date that the clock transfer the 10 million purchase price to the vendor. लेकिन आपको ग्रांट मिलने, मतलब ग्रांट ड्यू कब होगी? गवर्नमेंट आपको ग्रांट कब देने के लिए आप एलिजिबल होंगे? जब आप बिल्डिंग खरीदने के जो पैसे हैं
वो वेंडर के अकाउंट में ट्रांसफर करोगे जिससे आप बिल्डिंग खरीद रहे हो। ठीक है, मतलब सिंपल गवर्नमेंट एक कंडीशन लगा रही है कि आप बिल्डिंग खरीदो और हम आपको ग्रांट दे देंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप बिल्डिंग खरीदने के पैसे ट्रांसफर करोगे बिल्डर के वो उस पर्सन के अकाउंट में जिससे बिल्डिंग खरीद रहे हो, वेंडर के अकाउंट में, तो गवर्नमेंट आपको ड्यू कर देगी गवर्नमेंट ग्रांट, मतलब आप एलिजिबल हो। ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर 2001 क्लॉक पेड 10 मिलियन इन कैश फॉर द न्यू ऑफिस बिल्डिंग। बताओ, अब मेरे को बताओ, आप अपनी बुक्स में गवर्नमेंट ग्रांट किस दिन रिकॉग्नाइज करोगे? 1 जून को करोगे क्या 1 अक्टूबर को करोगे? 1 जून को तो हमें कंफर्मेशन मिला है कि गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाएगी अगर आप ये कर दोगे तो, बट हमने वो काम किया कब है? हमने पैसे ट्रांसफर कब करे हैं पार्टी के अकाउंट में, वेंडर के अकाउंट में? 1 अक्टूबर 2001। तो हमें गवर्नमेंट ग्रांट अपनी बुक्स में कब रिकॉग्नाइज करनी चाहिए? 1 अक्टूबर 2001। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? प्रूडेंस कह रहा है। ठीक है, तो हम पहली बार अपनी बुक्स में 1 अक्टूबर की एंट्री पास करेंगे कि भाई हमने एक तो बिल्डिंग के लिए पेमेंट करा, ठीक है, और सेकंड हमें गवर्नमेंट ग्रांट अब ड्यू हो गई। जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव होगी तभी एंट्री पास होती है, अगर ड्यू हो रही है तो भी एंट्री पास होती है ना, कंडीशंस हम फुलफिल कर रहे हैं ना। और गवर्नमेंट कह ही रही है कि हम रिटर्न कन्फर्मेशन दे रही है, मतलब वो सेकंड कंडीशन भी पूरी हो रही है कि हमें सर्टेनिटी है कि पैसा मिल जाएगा। इट इज़ एस्टिमेटेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 50 ईयर्स। बिल्डिंग की लाइफ कितनी है? 50 साल। बाय 1 दिसंबर 2001 द बिल्डिंग वॉज रेडी फॉर यूज। इसका मतलब क्या है? 1 अक्टूबर को बिल्डिंग के लिए हमने पैसा दिया, बट बिल्डिंग बन के तैयार हुई कब? 1 दिसंबर को। तो असेट पहली बार रेडी फॉर यूज कब हुई है? 1 दिसंबर को। अगर आपको IAS 16 याद है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो हम डेप्रिसिएशन कब से लगाएंगे? 1 अक्टूबर से कि 1 दिसंबर से? 1 दिसंबर से, जिस दिन बिल्डिंग हमारी असेट्स रेडी फॉर यूज हो गई उस दिन डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्लॉक रिसीव द गवर्नमेंट ग्रांट ऑन 1 जनवरी 2002, मतलब नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में हमें ग्रांट एक्चुअल में रिसीव हुई है। डिस्कस द पॉसिबल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स फॉर द अबव इन द फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट्स ऑफ क्लॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001। पॉसिबल मतलब दोनों मेथड शो करने पड़ेंगे क्या? हाँ, दोनों मेथड शो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम कौन से मेथड से अकाउंटिंग करते हैं? मेथड 1 से, जिसमें हम अच्छा ये बताओ, ये ग्रांट रिलेटेड टू असेट्स है, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है? ये ग्रांट रिलेटेड टू असेट्स है, क्योंकि बिल्डिंग परचेज करने के लिए ग्रांट मिल रही है ना, इसलिए। तो 1 अक्टूबर को हम एंट्री पास करेंगे 2001 को कि हमने बिल्डिंग का एडवांस दिया है ना, मतलब पैसा दिया। तो बिल्डिंग एडवांस फॉर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट बनी ही नहीं है ना उस टाइम पे, बस पैसा दिया है, बन के तो थोड़ा लेट तैयार हो रही है। टू बैंक या कैश, कितने से? 10 मिलियन से। 1 अक्टूबर को ही गवर्नमेंट ग्रांट हमारी ड्यू हो गई है, तो एंट्री क्या पास कर देंगे कि गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट या टू गवर्नमेंट ग्रांट, क्योंकि अब फर्स्ट मेथड है ना, तो असेट्स की कॉस्ट में से कम करेंगे, तो टू गवर्नमेंट ग्रांट। ये रिसीवेबल क्यों लिखा? क्योंकि मिला नहीं है ना अभी, इसलिए। ठीक है, मिलेगा तो फिर रिसीव हो जाएगा। 1 अक्टूबर को अब कोई और एंट्री होगी क्या? नहीं। अब हम कब एंट्री करेंगे? जब हमें असेट्स बन के रेडी हो जाएगी। ठीक है, असेट्स हमारी बन के रेडी कब हो रही है? 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर को एंट्री और कर देते हैं। ये एडवांस फॉर बिल्डिंग को किस खाते में डाल देते हैं? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू एडवांस फॉर बिल्डिंग। जब आप ऑफिसों में जाओगे ना, तो आपको इसी तरीके से एंट्रीज करनी पड़ेगी पास। भले ही एंट्री खुद नहीं करोगे, लेकिन चेक करना तो आनी चाहिए ना। ठीक है, तो 10 मिलियन मतलब अब ये बिल्डिंग एडवांस फॉर बिल्डिंग खाता खत्म हो गया और नया खाता जनरेट हो गया, नया अकाउंट जनरेट हो गया। कौन सा? बिल्डिंग अकाउंट।
अब 1 दिसंबर को ही हम क्या करेंगे, ये जो असेट्स है उसकी कॉस्ट को कम कर देंगे। तो गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, क्योंकि मेथड 1 में क्या कर रहे हैं हम, असेट्स की कॉस्ट में से ग्रांट को कम कर रहे हैं। तो कितना, 1 मिलियन का। और 1 दिसंबर को हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगा देंगे एसेट्स पे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। इसमें हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा डेप्रिसिएशन लगाते समय। ठीक है, वैसे तो सिंपल है, आप ऑलरेडी इतना पढ़ के आ चुके हो अभी तक। 9 मिलियन की एसेट्स हैं, ठीक है, क्योंकि 1 मिलियन कम हो गई ना वैल्यू 10 में से। 50 ईयर्स की लाइफ है, तो 1/50। और हमें कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, केवल 1 महीने का। ईयर एंड देखो कब हो रहा है, ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर, और हम बिल्डिंग कब बना के रेडी कर रहे हैं, 1 दिसंबर को। तो 1 महीने का डेप्रिसिएशन लग पाएगा ओनली। तो 90 लाख डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 12 मीन्स हम 15,000 का डेप्रिसिएशन लगा देंगे। ठीक है, तो जब हम P&L बनाएंगे, तो P&L में डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा कितने से, 15,000 से। और बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट्स में असेट्स में क्या आएगा, बिल्डिंग। कितने का सोचो, पहले 10 मिलियन की बिल्डिंग थी, उसमें से 1 मिलियन हमने असेट्स की गवर्नमेंट ग्रांट लेस कर दी, और 15,000 का डेप्रिसिएशन और लेस कर दिया। तो 90 लाख माइनस 15,000 मतलब 89,85,000। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी इसकी बिल्डिंग की। अगर आप देखना चाहो तो इन्होंने यहाँ पे लिख भी रखा होगा कि रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बाय 1 मिलियन। तो यहाँ पे देखोगे तो असेट्स की वैल्यू आ जाएगी, बट इनके सॉल्यूशन से अच्छा सॉल्यूशन हमने किया है पूरा तरीके से। ठीक है, अब आते हैं मेथड 2 पे। मेथड 2 क्या बोलेगा कि हम असेट्स की कॉस्ट में से रिड्यूस नहीं करेंगे, हम इसको डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट दिखाएंगे। तो सर एंट्री क्या होगी, 1 अक्टूबर को क्या सेम एंट्री हो जाएगी क्या, एडवांस फॉर बिल्डिंग टू कैश, सेम एंट्री हो जाएगी बिल्कुल। 1 अक्टूबर को अगेन गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवल, तो सेम ही करना पड़ेगा, बट टू गवर्नमेंट ग्रांट ना करके टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में डाल देंगे खाते के अंदर। कितने से, 1 मिलियन से। वो बस गवर्नमेंट ग्रांट की जगह क्या आ जाएगा, वर्ड डेफर्ड आ जाएगा। 1 दिसंबर को सेम एंट्री, क्यों, क्योंकि बिल्डिंग बन के रेडी हो गई, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू एडवांस फॉर बिल्डिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट 1 दिसंबर को क्या ये एंट्री होगी क्या, नो। क्यों, क्योंकि हम ये तो क्या थी, बिल्डिंग की वैल्यू को कम करने की गवर्नमेंट ग्रांट से, तो ये एंट्री अब नहीं होगी। फिर 1 दिसंबर को डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री होगी, बिल्कुल होगी सर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। क्या सर डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम आएगा, आप बताओ, नहीं आएगा। हम भाई अब की बार पूरा 10 मिलियन पे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा ना, हमने असेट्स की वैल्यू कहीं पे भी कम नहीं करी है अगर आप देख रहे हो तो। ठीक है, तो 10 मिलियन का 1/50 का 1/12, तो 16,667 का हमारा डेप्रिसिएशन लग जाएगा। ऑब्वियसली ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, P&L में, जैसे ये वाला भी गया था P&L में। बट एक और एंट्री होगी, एक और एंट्री बताओ किस चीज़ की होगी, ये जो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है इसको अब P&L में डालेंगे। किस रेशो में डालेंगे, ओवर द लाइफ ऑफ असेट्स। ठीक है, तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू P&L कितने रुपए से, 1 मिलियन की है तो 1/50 का 1/12। ठीक है, वही लाइफ ऑफ असेट्स।
तो 16,667। अब आप सोचो जब P&L बनाओगे तो P&L में डेबिट क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन, और P&L में क्रेडिट हो जाएगा ये डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का कुछ अमाउंट। तो डेबिट कितना हुआ 16,667, क्रेडिट कितना हुआ 1667, तो नेट डेबिट कितना हो गया 15,000, 15,000। तो पहले भी तो नेट डेबिट P&L में 15,000 ही हो रहा था, समझ गए क्या। तो डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 16,667, और डेफर्ड ग्रांट कितने से आ जाएगी 1667 से आ जाएगी। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है ना, मैं भी मानता हूँ, और मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, बट क्या करूँ जो राइटिंग टीचर्स ही नहीं सुधार पाए स्कूल से अब तक, वो अब क्या सुधरेगी ना। तो असेट्स, अब असेट्स में क्या आएगा बताओ, बिल्डिंग। अब बिल्डिंग कितने की आएगी बताओ, बस बिल्डिंग में वैसे तो 10 मिलियन का अमाउंट था बिल्डिंग का, उसमें से हमने केवल क्या लेस किया है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, मतलब ये आ जाएगा 99,83,333। और लाइबिलिटी में क्या आ जाएगा बताओ, डेफर्ड ग्रांट। कितनी आ जाएगी सर बताओ, 1 मिलियन की हमें ग्रांट मिली थी टोटल, ठीक है, मतलब मिलने वाली थी, तो 1 मिलियन में से आप 10 लाख में से 1667 लेस कर दो जो P&L में चला गया, तो 998,333, तो लाइबिलिटी आ गई। अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे, एक बार चेक करो माइनस करके, तो ये बिल्कुल सेम अमाउंट आएगा, ये वाला 89,85,000 का। बस डिफरेंस किसका है, प्रेजेंटेशन का है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन किया। हाँ, इस क्वेश्चन में एक और एंट्री पास कर सकते हो अगर चाहो तो, नेक्स्ट ईयर की भी एंट्री, वैसे नेक्स्ट ईयर इसने बोला नहीं है, बट क्योंकि क्वेश्चन में एक लाइन लिख रखी थी कि क्लॉक रिसीव द गवर्नमेंट ग्रांट ऑन 1 जनवरी 2002, तो इसको गवर्नमेंट ग्रांट मिली कब, 1 जनवरी 2002 को। ठीक है, तो आप क्या करो, मान लो एंट्री पास करनी है आपको एक और, तो 1 जनवरी 2002 को आपने जो रिसीवेबल डाल रखा है, तो वो नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल, ये खाता खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये जो रिसीवेबल था ये बैलेंस शीट में, ये भी 2001 के अंदर असेट्स में आ जाएगा, दोनों केस में आ जाएगा ये तो ना, क्योंकि ये तो असेट्स ही है, तब तक डेटर की तरह शो हो रहा है ये तो, और नेक्स्ट ईयर में रिसीव हो जाएगा, तो इधर भी ये एंट्री हो जाएगी। 2002 है, सॉरी 2002 है ना, तो 2002 को बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल्स, तो सेम एंट्री क्या हो गई, 1 मिलियन की हो गई, बट ये एंट्री मैंडेटरी नहीं है ना, तो आप चाहो तो ये सॉल्यूशन पढ़ सकते हो। ठीक है, ये सेकंड के रिकॉग्नाइज डेफर्ड इनकम ऑफ 1 मिलियन, फिर इसने P&L में डेप्रिसिएशन डाल दिया, और फिर इसने अमोर्टाइजेशन कर दिया ग्रांट का, तो नेट इतना अमाउंट आ गया 15,000 रुपये। इसमें से इसको लेस करने के बाद बैलेंस शीट में वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो आई थिंक ईजी है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझने वाला क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन लगाइए। तो ये SBR की बुक का क्वेश्चन था। अब हम आते हैं किस पे, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम पे। ग्रांट, अब देखो ग्रांट रिलेटेड टू असेट्स को कैपिटल ग्रांट बोल सकते हैं, कैपिटल ग्रांट, और ग्रांट रिलेटेड टू इनकम को क्या बोल सकते हैं, रेवेन्यू ग्रांट। ठीक है, और ये ग्रांट रिलेटेड टू इनकम मतलब क्या है कि हम कोई खर्चा कर रहे हैं ना, उस पर ग्रांट मिल रही है, कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो देखो इसका इफ पहले तो रिकॉग्निशन कैसे होगा, वही कंडीशन डिपेंड करेगी कि एक्सपेंडिचर आपने करा या नहीं करा, कोई ना कोई कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन मैंने बताया था कैसे करेंगे आप इसको, आप सिंपल इसका क्या प्रेजेंटेशन करना है अपन को कि उसको डेफर्ड ग्रांट के अंदर दिखाओ और P&L में धीरे धीरे क्रेडिट करो। ठीक है, सिंपल होता है ये बहुत ज़रा। जैसे एक एग्जांपल देखो, ये F7 की बुक का एग्जांपल है, SBR में इससे रिलेटेड कोई भी एग्जांपल नहीं है। एन एंटिटी इज गिवन $3 लाख
ऑन 1 जनवरी 2001। सिंपल है, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। जैसे आप सेकंड मेथड करते हो ना ग्रांट रिलेटेड टू असेट्स में, वैसा ही है कुछ कुछ। टू कीप स्टाफ एम्प्लॉयड विद इन द डिप्राइव्ड एरिया। डिप्राइव्ड एरिया मतलब बैकवर्ड एरिया होगा कोई ना कोई। तो एंटिटी इज गिवन मतलब ग्रांट मिल गई है। सर्टेनिटी हो गई या नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। अनसर्टेनिटी पूरी खत्म हो गई क्योंकि ग्रांट मिल ही गई। ठीक है, बस कंडीशन चेक करनी है। द एंटिटी मस्ट नॉट मेक रिडंडेंसी फॉर द नेक्स्ट 3 years और द ग्रांट विल नीड टू बी रीपेड। क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट ने इसको 3 लाख की ग्रांट दी। क्यों दी? क्योंकि ये अपने एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे रखेगा। ठीक है ना, और इसको एम्प्लॉयज़ को निकालना नहीं है वहाँ से कम 3 साल तक नेक्स्ट। तो 3 साल की कंडीशन हो गई। अब आप सोचो क्या 3 लाख की ग्रांट को पूरी की पूरी पीएनएल में एक साथ दिखा दोगे? नहीं, इसको 3 years में हम धीरे धीरे पीएनएल में क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अगर इसने 3 साल में किसी भी एम्प्लॉय को निकाला तो ग्रांट क्या हो जाएगी? विल नीड टू बी रीपेड। रिफंड करनी पड़ेगी आपको ग्रांट को वापस से। गवर्नमेंट वापस से मांग सकती है आपसे ग्रांट। ऑन 31 December 2001 नो रिडंडेंसीज हैव टेकन प्लेस एंड नन आर प्लान्ड। बताओ ये लाइन क्यों लिख रखी है? ये लाइन लिख रखी है, पहली वाली कंडीशन थी ना कि हम जो ग्रांट की कंडीशन है क्या उसको पूरा कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पा रहे हैं। भाई ग्रांट की कंडीशन क्या थी कि एम्प्लॉय को निकालना नहीं है। तो हमने क्या निकाला? नहीं निकाला। और क्या हम निकालने की सोच रहे हैं? नहीं। नन आर प्लान्ड। ठीक है, मतलब अगले 2 साल भी नहीं निकालेंगे और पहले साल भी नहीं निकाला। तो मतलब पूरे 3 साल हम एम्प्लॉयज़ को रखे रहेंगे। अब ये एग्जाम्पल है ना, इसमें सॉल्यूशन दे रखा है। तो हम क्या करेंगे बताओ? जैसे मान लो गवर्नमेंट ग्रांट मिली तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। कितने से? 1 मिनट है ना, गवर्नमेंट ग्रांट की जगह क्या आएगा? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। कितने से? 3 लाख से। फिर इस डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को हम धीरे धीरे कहाँ डालेंगे? पीएनएल में डालेंगे। तो करंट ईयर में कितना चला जाएगा पीएनएल में? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट 1 लाख। क्यों? क्योंकि 3 साल की कंडीशन है। तो हमें मैचिंग कॉन्सेप्ट यूज करना है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट यूज करना है। सारा एक साथ पीएनएल में डाल नहीं सकते। और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्या आ जाएगा? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। कितने से? 2 लाख से। इस 2 लाख में से ऑब्वियसली 1 लाख तो अगले साल पीएनएल में जाएगा और 1 लाख उसके अगले साल पीएनएल में जाएगा। मतलब करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 लाख। और नॉन करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 लाख। ठीक है, और ये हम इस तरीके से पीएनएल में दिखा देंगे डेफर्ड। क्लियर क्या? कई लोग क्या करते हैं, जो एक्सपेंस कर रहे होते हैं उसको एक्सपेंस में से माइनस कर देते हैं इस पीएनएल में। अब जैसे मान लो स्टाफ की सैलरी आपकी 5 लाख है, हर साल आप 5 लाख की सैलरी दे रहे हो। ठीक है, अब कई लोग क्या करते हैं, देखो आपको मैं बताता हूं, जो स्टैंडर्ड अलाउ भी करता है कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 लाख से फर्स्ट ईयर में करा। ठीक है, फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। अब ये सैलरी पीएनएल में जानी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, ये एंट्री पास ना करके ये जो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है, समझ गए होंगे क्या करना है बताओ? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को टू सैलरी में डाल देंगे 1 लाख से, और बची हुई सैलरी को पीएनएल में डाल देंगे 4 लाख से। मतलब कई लोग क्या करते हैं, एक्सपेंस में से डायरेक्टली उस गवर्नमेंट ग्रांट को माइनस कर देते हैं। और कई लोग क्या करते हैं, नहीं एक्सपेंस तो पूरा दिखाएंगे और गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट में इनकम में दिखाएंगे। तो दोनों ही मेथड एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट नॉर्मली हम क्या करते हैं, पहले वाला मेथड फॉलो करते हैं। नेट करना अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को। तो हम क्या करते हैं, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू पीएनएल पूरा दिखाते हैं और सैलरी टू बैंक 5 लाख और फिर पीएनएल टू सैलरी 5 लाख, और ये डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू पीएनएल 1 लाख। तो ऐसे ये अप्रोच ज़्यादा बेटर रहती है। ठीक है,
यही लिख रखा है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो उसको, नीचे सॉल्यूशन है। ये F7 की बुक का है, SBR की बुक में और कोई क्वेश्चन नहीं था। तो टोटल 3 क्वेश्चन थे, मैंने तीनों करा दिए, 2 F7 के थे और एक SBR का था। ठीक है, अब एक और टॉपिक छोटा सा बचता है कि अगर गवर्नमेंट ग्रांट को रीपे करना पड़ जाए तो क्या करेंगे। रीपेमेंट क्या होता है, रिफंड करना। रिफंड क्यों करना पड़ा, वैसे इससे हमें कोई मतलब नहीं है ना, रिफंड क्यों करना पड़ा, हमें तो क्वेश्चन बोलेगा रिफंड करना पड़ रहा है। रिफंड इसलिए करना पड़ सकता है क्योंकि हम गवर्नमेंट की कोई कंडीशन को पूरी नहीं करे बाद में। ठीक है ना, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था जो अभी हमने किया, रिडंडेंसी, हमने गवर्नमेंट ने हमें 3 लाख दे दिए, पहले 3 लाख दे दिए, बट बाद में हम कंडीशन पूरी नहीं करते हैं तो हमें रिफंड करना पड़ सकता है, तो उसकी भी तो अकाउंटिंग आनी चाहिए हमें। तो रीपेमेंट में क्या है, तो पहले चेक करो कि आपने क्या किया था, क्या ग्रांट रिलेटेड टू असेट्स था कि ग्रांट रिलेटेड टू इनकम था। ठीक है, अगर ग्रांट रिलेटेड टू असेट्स था तो आपने इसको डेफर्ड में डाला था, मतलब मेथड 1 फॉलो किया था, सॉरी, असेट्स की कॉस्ट में से रिड्यूस किया था, या फिर आपने मेथड 2 फॉलो किया था जिसमें डेफर्ड में डाला था। अब एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने 5 लाख की कोई प्लांट परचेज किया। ठीक है ना, 5 लाख का प्लांट परचेज किया और आपको उसमें से आपको 1 लाख का ग्रांट मिला। ठीक है ना, और 1 साल बाद आपको वो पैसा रिफंड करना पड़ गया, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड तक तो पूरा आपने पेंडल वेंडल में जो भी डालना था डाल दिया, सेकेंड ईयर के बिगनिंग में आपने 1 लाख रिफंड करना पड़ गया। असेट की लाइफ ले लेते हैं 4 साल। ठीक है, एक छोटा सा कोई एग्जांपल ले लिया कि असेट्स की कॉस्ट है 5 लाख की, 1 लाख का हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिल गया था। ठीक है, और हमें फर्स्ट ईयर के वो सेकंड ईयर के बिगनिंग में इसको रिफंड करना पड़ गया क्योंकि हम कंडीशन पूरी नहीं कर पाए। पहला मेथड था कि हमने असेट्स की कॉस्ट में से रिड्यूस किया था। ठीक है, अगर असेट्स की कॉस्ट में सोचो रिड्यूस किया होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से असेट्स की कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। तो असेट्स डेबिट करनी पड़ेगी, मतलब प्लांट एंड मशीनरी डेबिट करनी पड़ेगी रिफंड करते समय, और 2 बैंक करना पड़ेगा। कितने से, 1 लाख से एंट्री पास करनी पड़ेगी क्योंकि असेट्स की वैल्यू बढ़ गई बुक्स में। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, असेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो इस पे बढ़ी हुई वैल्यू पे अब हमें डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन टू असेट्स रिमेनिंग लाइफ पे। तो रिमेनिंग लाइफ कितनी बची है, 4 साल में से 3 साल ही बची है, तो डिवाइडेड बाय 3 करके हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि भाई ये तो पता है आपको, रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट को बोलते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। सर ऐसा क्यों, पहले क्या होता था, काफी साल पहले ये स्टैंडर्ड बोलता था रीपेमेंट ऑफ ग्रांट को बोलेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, बट आपको पता है अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स दिखाना बंद कर दिए। तो अब क्या बोला जाता है, जब भी आप गवर्नमेंट ग्रांट को रिफंड करना पड़ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। और आपको पता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट हमेशा रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं कि प्रोस्पेक्टिव होते हैं, प्रोस्पेक्टिवली होते हैं। ठीक है ना, IAS 8 याद करो। अच्छा, मेथड 2, मेथड 2 में अगर हमने डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट दिखा रखा तो क्या करेंगे, तो सोचो आप क्या करेंगे। मतलब हुआ क्या होगा कि 1 लाख की जो ग्रांट मिली होगी उसको हमने धीरे धीरे पेंडल में डाला होगा 4 साल में, हर साल 25,000, मतलब फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी 25,000 क्रेडिट कर दिया होगा हमने, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में कितना आ रहा होगा, 75,000 डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट नाम से। सही है ना भाई, हमें 1 लाख की ग्रांट मिली, असेट्स की वैल्यू में से तो अब की बार कम नहीं किया हमने सेकंड मेथड में, तो जब 1 लाख मिला होगा तो फर्स्ट ईयर में क्रेडिट कितना हो गया होगा पेंडल में, 25,000, क्योंकि 4 ईयर्स की लाइफ है एसेट्स की। अब हमें रिफंड करना पड़ रहा है सेकंड ईयर के बिगनिंग में, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे,
जो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का खाता है सबसे पहले वो डेबिट करो। कितने से? 75,000 से। और इसके अलावा जो भी हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है? 25,000, वो P&L में चार्ज कर दो। सही कि नहीं है? और असेट्स के डेप्रिसिएशन में कोई फर्क आएगा नहीं, क्योंकि असेट्स की वैल्यू पे आपने कोई इंपैक्ट लिया नहीं था इसका। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट जो हमारा बचा हुआ खाता उसको खत्म करेंगे, फिर हम P&L में चार्ज करेंगे। तो पहले डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट खत्म करने का क्या लॉजिक है भाई? क्योंकि ये पहले बैलेंस पड़ा हुआ था ना इस खाते में, इसलिए हमने सबसे पहले इसको खत्म किया। क्योंकि कई बार क्या होता है, फुल रीपेमेंट नहीं होता ग्रांट का, कई बार पार्ट रीपेमेंट होता है। अब क्वेश्चन बोल सकता था अपन को कि 90,000 रुपये रिफंड करने पड़े। 1 लाख तो नहीं बोल रही गवर्नमेंट, लेकिन 90,000 रिफंड करने के लिए बोल रही है। तो 75,000 का तो खाता जो बचा हुआ है वो कर देंगे। 75 और ये 15 ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 90। ठीक है, ऐसे। बट अभी तो चलो वही करते हैं अपन 1 लाख का। चलो, अब ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है तो बिल्कुल सेम एंट्री। अगर कोई डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में कोई खाता बैलेंस पड़ा हुआ है तो सबसे पहले उसको डेबिट कर दो, फिर बचा हुआ P&L में डेबिट कर दो, और फिर लास्ट में टू बैंक रिफंड की तो एंट्री करेंगी। ठीक है, जैसे देखो इनकम बेस्ड ग्रांट है, तो पहले क्या करा? डेबिट रीपेमेंट टू एनी लाइबिलिटी फॉर डेफर्ड इनकम, मतलब डेफर्ड इनकम सबसे पहले डेबिट करा, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। एनी एक्सेस रीपेमेंट मस्ट बी चार्ज टू प्रॉफिट, नेक्स्ट P&L है, और टू बैंक। अगर हमने ग्रांट कॉस्ट में से रिड्यूस कर दी थी तो एंट्री क्या करो? असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक सबसे पहले, और फिर बचे हुए लाइफ पे डेप्रिसिएशन लगा दो, क्योंकि हमने असेट्स की वैल्यू बढ़ा दी, पहले डेप्रिसिएशन लगाया नहीं था तो अब लगा दो। तो इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ असेट्स विद द रीपेमेंट, दिस विल ऑल्सो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन शुड हैव बीन चार्ज इन द पास्ट। ठीक है, कैपिटल बेस्ड ग्रांट ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम, मतलब असेट बेस्ड ग्रांट है लेकिन हमने इसको डेफर्ड इनकम माना, तो सेम टू सेम बिल्कुल यही वाला यहाँ पे। ठीक है, तो देखो गवर्नमेंट ग्रांट रीपेबल को क्या मानते हैं कि अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज हो रहा है। क्लियर? इवन मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर हमें लगता है ना कि गवर्नमेंट ग्रांट हमें रीपे करनी पड़ेगी, हमें प्रोबेबल है कि गवर्नमेंट ग्रांट अगर हमें रीपे करनी पड़ेगी, तो हम इसका IAS 37 के हिसाब से प्रोविज़न भी बनाते हैं बुक्स में अपने, अगर हमें लगता है कि गवर्नमेंट ग्रांट रीपे करनी पड़ेगी तो। क्योंकि हमने कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करी, इसलिए तो हमें लगता है अब तो पे करना ही पड़ेगा, तो प्रोविज़न बनाना पड़ता है इसका। ठीक है, और गवर्नमेंट असिस्टेंस का केवल क्या करेंगे हम, जैसे बताया कि एडवाइस दिया, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, सिमिलर मेथड। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्लेस रिलायबल वैल्यू ऑन दीज फॉर्म्स ऑफ असिस्टेंस, सो दे आर नॉट रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसको हम गवर्नमेंट असिस्टेंस को कभी भी बुक्स में नहीं दिखाते हैं, इसका केवल क्या होगा? डिस्क्लोजर होगा। जैसे कि हर स्टैंडर्ड के लास्ट में हम डिस्क्लोजर पढ़ते हैं, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा डिस्क्लोजर में, कि हमने क्या अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करी है और कैसे प्रेजेंटेशन किया है, गवर्नमेंट ग्रांट का नेचर क्या था। ठीक है, और कोई अगर कंडीशन फुलफिल होने से रह गई है, ठीक है, तो हमें इसका हो सकता है प्रोविज़न भी बनाना पड़े। तो ये सब चीज़ें तीनों हमें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमने गवर्नमेंट ग्रांट का स्टैंडर्ड खत्म किया। थैंक यू।